नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज झारखंड के साहिबगंज में शव के 50 टुकड़े का सच क्या है? अपनों के झटकों से कांग्रेस कैसे बचेगी? पाकिस्तान को किसने बंधक बना लिया? और क्या चीन के सैनिकों का दिमाग खराब हो गया? यूक्रेन को कुचलने के लिए रूस ने अब अपना वो हथियार मैदान में उतार दिया है जो पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्रों में एक माना जाता है। दावा है कि यह हथियार महज 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रूस के दुश्मन के चिथड़े उड़ा सकता है। यह हथियार पुतिन की एक परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइल है, और वो भी ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट के लिए पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आते किसी उल्का पिंड से कम नहीं। खबर है कि रूस ने अपनी ऐसी अवनगार्ड मिसाइल को स्टोर करने के लिए अरेनबुर्ग इलाके में एक साइलो में इंस्टॉल किया है। रूस का दावा है कि अवनगार्ड मिसाइल आवाज की रफ्तार से 27 गुना तेज है, यानी उसकी रफ्तार हुई 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, वो 12,000 किलोमीटर जितनी लंबी दूरी पर मौजूद अपने निशाने को चीर कर रख सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अवनगार्ड मिसाइल दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 10 गुना ताकतवर है। और तो और किसी एयर डिफेंस सिस्टम का उससे मुकाबला करने का भी सवाल नहीं। यही वजह है कि 2018 में पुतिन ने खुद अपने मुंह से कहा था कि उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अवनगार्ड से जीत पाना मुमकिन ही नहीं। उधर खबर है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर ईरानी ड्रोन से दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की तरफ से 30 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद कीव और उसके आसपास के इलाकों में कई धमाके भी सुनाई दिए और कुछ रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने रूसी हवाई हमले का जोरदार जवाब दिया और यूक्रेन की एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किए गए करीब 35 में 30 शाहिद 136 ड्रोन को हवा में मार गिराया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने अजोव सागर के पूर्वी किनारे से ये ड्रोन दागे, जो पिछले कुछ दिनों में कीव पर रूस का दूसरा बड़ा हवाई हमला है, क्योंकि शुक्रवार को भी रूसी सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मदद से कीव को दहलाने की कोशिश की थी और हवाई हमलों को दिसंबर की शुरुआत में अपने रिजाइन एयरबेस पर हुए धमाकों का बदला बताया था। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान पर टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कहर टूटना शुरू हो गया है। एक दिन पहले टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य छावनी पर हमला कर दिया था और बन्नू सैन्य छावनी में मौजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक यूनिट को अपने कब्जे में लेकर एक सूबेदार मेजर समेत 9 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उसके हथियारबंद लड़ाकों के बीच सिर पर पट्टी बांधा एक शख्स बैठा दिखाई दिया। टीटीपी के लड़ाकों ने उसके पाकिस्तानी सेना में सूबेदार मेजर होने का दावा किया और ये हमारे कब्जे में है और इसके साथ साथ 8 बंदे और भी फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकों ने इस सैन्य छावनी की एक जेल में बंद अपने 20 से ज्यादा साथियों को छुड़ाने का भी दावा किया। खबर है कि सैन्य छावनी पर हमला करने से पहले टीटीपी के लड़ाकों ने उसके पास मौजूद एक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी लगाई आतंक की आग में झुलसने वाला है, क्योंकि नवंबर के आखिर में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया था और पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी दी थी। और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत इस संगठन का गढ़ माना जाता है। ये वो प्रांत है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बसा है और खबर है कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान की फौज इस इलाके में तहरीक-ए-तालिबान की कमर तोड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही है। अब ये किया गया है कि इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 25 लड़ाकों को बन्नू सैन्य ठिकाने में बने एक जेल में बंद कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि जेल में बंद अपने लड़ाकों को छुड़ाने के लिए ही टीटीपी ने इस सैन्य छावनी पर हमला कर पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बनाया, क्योंकि खबर है कि बंधकों को छोड़ने के बदले टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान सरकार के सामने अफगानिस्तान जाने के लिए सुरक्षित रास्ते और जल्द से जल्द एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करने की मांग की है। उधर चीन में कोरोना वायरस के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कब्रिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि वीडियो में कारों की लंबी लाइन दिखी। सड़क के एक और गाड़ियां लगाकर लोग इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दावा किया गया कि ये गाड़ियों की लंबी कतार बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर जुटी। हर कार में एक ऐसा व्यक्ति है जो वायरस के आगे दम तोड़ चुका है।
लेकिन जिंदा लोगों को तो क्या, चीन में उन लोगों को भी सम्मान नहीं मिल रहा जिनकी जान जा चुकी है। क्योंकि एक तो मरने वालों की गिनती शमशान की क्षमता से ज्यादा है, ऊपर से शमशान के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चीन में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि वहाँ बीमार लोगों को दवाएं तक नहीं मिल रही। घबराए हुए लोग दवाओं का स्टॉक जमा करने में जुटे हैं। मतलब ये कि जिंदा लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं और मुर्दा लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही। लेकिन चीन की कोशिश अब भी यही है कि पूरी दुनिया से हालात छिपा कर रखे जाएं। करीब 2 हफ्ते से चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, जबकि इस वक्त चीन में कोरोना वायरस के सबसे बुरे हालात हैं। लेकिन चीन की सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 दिसंबर के बाद से चीन में कोरोना वायरस के कारण एक भी मौत नहीं हुई। चीन की सरकार की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए आंदोलनों के बाद नियमों में ढील दी गई थी, लेकिन ढील मिलते ही कोरोना विस्फोट ने पूरे चीन को झकझोर कर रख दिया। क्रिसमस की वजह से वहां के बाजारों ने तगड़ी तैयारियां की हैं, लेकिन लोग अपनी जान बचाने में जुटे हैं। अनुमान तो ये जताया गया कि चीन में अगले 1 साल तक हालात ऐसे ही रहेंगे। अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने 2023 में कोरोना की वजह से चीन के 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का अंदेशा जताया। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 से अभी तक वहां कोरोना वायरस के कारण करीब 5000 लोगों की मौत हुई है। आबादी के मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है और कोरोना से मौत के मामले में अभी तक 89वें नंबर पर। लेकिन माना जा रहा है कि अब वायरस का विस्फोट चीन के काबू से बाहर हो चुका है। इस बीच फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में अपनी टीम की हार के बाद फ्रांस के प्रशंसकों ने आपा खो दिया। फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाफ अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 4 गोल दागे और फ्रांस के लगातार 2 बार विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसके प्रशंसक ऐसे भड़के कि पेरिस में बवाल मच गया। बेकाबू भीड़ ने न सिर्फ सड़कों पर हंगामा किया बल्कि कई जगहों पर आगजनी भी की। आरोप है कि फ्रांस के समर्थकों ने इस दौरान एक कार को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के एक्शन से भड़के प्रदर्शनकारियों ने जीत पर फोड़ने के लिए इकट्ठा किए गए पटाखों को पुलिस वालों पर ही छोड़ दिया। हार से बौखलाए फ्रांस के प्रशंसकों ने पेरिस के कई इलाकों में इतना बवाल मचाया कि उन्हें संभालने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कुछ जगहों पर उन्होंने न सिर्फ पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की बल्कि फ्रांस के झंडों को जलाने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज करते हुए पुलिस वालों ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर अर्जेंटीना में विश्व कप जीतते ही जश्न शुरू हो गया। मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के पास 2 गोल की बढ़त थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने लगातार गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट तक ला दिया, जिसके बाद मुकाबला कांटे का हो गया। और जैसे ही पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने चौथा गोल मारा, राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोग खुशी से झूम उठे। अर्जेंटीना की टीम ने 36 साल बाद ये कप अपने नाम किया, जिसके बाद उसके कप्तान लियोनेल मेसी का ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में मेसी टेबल पर चढ़कर नाचते नजर आए। वहीं जीत के बाद जब मेसी की टीम पहली बार ओपन बस में निकली तो कतर में मौजूद अर्जेंटीना के प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ में विश्व कप की ट्रॉफी लिए अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े दिखे, जिन्होंने बैंड बाजे के साथ अपने खिलाड़ियों का स्वागत किया। कतर की पुलिस की सुरक्षा में निकले इस विक्ट्री मार्च के दौरान वहां की सड़कें अर्जेंटीना के झंडों और मेसी के पोस्टरों से ढकी नजर आईं। इधर झारखंड के साहिबगंज में रेबिका हत्याकांड के विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिलदार अंसारी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता साहिबगंज की सड़कों पर उतर आए और आदिवासी समुदाय की रेबिका पहाड़ी को इंसाफ दिलाने की मांग की। फांसी की मांग को लेकर ये लोग अभी यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा थामे प्रदर्शनकारी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ तख्तियां भी लिए दिखे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन सिर्फ साहिबगंज तक ही सिमटा नहीं रहा, बल्कि इस हत्याकांड की आवाज राजधानी रांची में भी गूंजी, जहां बीजेपी महिला मोर्चा रेबिका पहाड़ी की मां और बहन के साथ सड़कों पर उतर आया और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की, क्योंकि आदिवासी समुदाय की रेबिका पहाड़ी को जान से मारने का आरोप उसी के पति दिलदार अंसारी पर लगा। पुलिस के मुताबिक दिलदार अंसारी पहले से ही शादीशुदा था और बीते 2 साल से उसका रेबिका से अफेयर था। दोनों ने 1.5 महीने पहले ही शादी की थी, लेकिन आरोप है कि दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटना वाली जगह को छावनी में तब्दील कर दिया। जिस घर में रेबिका की हत्या की गई उसके ज्यादातर कमरों में ताला जड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलदार अंसारी ने पूछताछ में बताया
कि वो एक हफ्ते पहले ही रेबिका पहाड़ी को अपने मामा के घर लेकर आया था, जिसकी छत पर रेबिका की गला रेत कर हत्या करने का आरोप उस पर लगा। आरोप है कि रेबिका को जान से मारने के बाद उसके शव के 50 टुकड़े भी किए गए। ये वही छत है जहां पर रूबिका के शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। पुलिस ने बताया कि 18 टुकड़े उसके हाथ लग चुके हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे आरोपी दिलदार अंसारी के घर वालों का भी हाथ हो सकता है। ऐसे में इस हत्याकांड की जांच के लिए 12 सदस्यों की SIT का भी गठन किया गया। उधर अमेरिका के हवाई में तेज हवाओं की वजह से एक विमान आसमान में ऐसा डगमगाया कि उसमें सवार 278 यात्रियों की सांसें अटक गईं। ये विमान फीनिक्स से हवाई जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से करीब आधा घंटा पहले ही वो अचानक खराब मौसम का शिकार हो गया, जिसके बाद हवाई में किसी तरह उस विमान की लैंडिंग कराई गई। प्लेन के सुरक्षित उतरते ही घायल हुए यात्रियों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। खबर है कि 36 घायलों में 11 की हालत बेहद गंभीर है। विमान ने जब फीनिक्स से उड़ान भरी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हवाई पहुंचने से पहले ही अचानक वो तेज हवाओं की चपेट में आ गया। कई यात्री तो प्लेन के बुरी तरह डगमगाने की वजह से अपनी सीट से उछल गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि विमान की छत से टकराने से उन्हें काफी चोटें आईं। इस दौरान हवा की रफ्तार ने हवाई जहाज के पंखों के उन हिस्सों को भी काम करने का मौका नहीं दिया जो आसमान में उन्हें कंट्रोल करते हैं, और इसी वजह से ये विमान आसमान में ही ऊपर नीचे हिलने लगा, जिससे कि कई यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद अमेरिकी मौसम विभाग का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि उस इलाके में खराब मौसम की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर घमासान मच गया। इससे नाराज कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर ही मोर्चा खोल दिया और कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा के बाहर काफी देर तक हंगामा करते रहे। असल में वहां विधानसभा के अंदर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई गईं, जिनमें वीर सावरकर की भी तस्वीर शामिल है, और इसी बात से नाराज कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली पर प्रदूषण के साथ अब ठंड और कोहरे की मार पड़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई और ठंड में भी इजाफा हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शीतलहर भी चलेगी, जिस वजह से दिल्ली में ठंड और बढ़ जाएगी। दिल्ली में कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से 15 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस बीच दिल्ली वालों को प्रदूषण से भी निजात मिलती हुई नहीं दिख रही। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार रहा। इधर ईरान में वहां की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ताराने को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेत्री ताराने पर आरोप लगाया कि उन्होंने ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर झूठ फैलाया, जिसकी वजह से अभिनेत्री ताराने को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा मिलने पर पोस्ट की थी। ईरान के मीडिया का दावा है कि ताराने अपने सोशल मीडिया पर किए गए दावे को साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, ईरान की कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें सरकार विरोधी और भड़काऊ पोस्ट करने पर समन्स भेजे गए। इधर भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को तेलंगाना और मेघालय में झटका लगा। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दिया, तो वहीं मेघालय में पार्टी की सीनियर नेता अम्पारिन लिंगदो ने। इन दोनों राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू हो गई, वो भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना और मेघालय में लगे झटके के बाद कांग्रेस खुद एक चक्रव्यूह में फंसती नजर आई। राजस्थान के बाद तेलंगाना भी उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां कांग्रेस की एकता पर सवाल उठे, क्योंकि तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें एक कांग्रेस विधायक भी शामिल है। अटकलें लगी कि ये सब TDP से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं की वजह से हुआ, क्योंकि उन्हें ज्यादा तवज्जो मिली। इस बीच मेघालय से भी बुरी खबर आ गई। वहां कांग्रेस की सीनियर नेता और राज्य की पूर्व मंत्री अम्पारिन लिंगदो ने पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने गेंद जनता के पाले में फेंककर अंदरूनी कलह का मुद्दा बीजेपी की ओर घुमा दिया। ये जनता है, ऑपरेटर्स लोडर के पत्तियां उखाड़ देते हैं। कांग्रेस ने भले ही पार्टी में चल रही उठापटक का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये पक्का हो गया कि राजस्थान के बाद तेलंगाना और मेघालय में भी कांग्रेस के सामने पार्टी को जोड़कर रखने की चुनौती खड़ी है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की और एक इंटरव्यू में बयान दिया कि PM मोदी के परमाणु हथियारों पर चिंता जताने का रूस पर असर हुआ, जिसकी वजह से पुतिन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। CIA चीफ का बयान पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बाद आया और उन्होंने कहा कि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की बात डराने के लिए की थी। मतलब ये कि CIA चीफ का मानना है कि पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी हवाई थी, क्योंकि रूस के परमाणु हमले की तैयारी का कोई सबूत ही नहीं मिला। बड़ी बात यह कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने इसका क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और एक इंटरव्यू में बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और उनके विचारों का रूस पर गहरा असर पड़ा।
जिसकी वजह से अब तक यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। CIA चीफ के इस बयान से कुछ दिन पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी और कहा था कि वो परमाणु हथियारों को उकसाने का नहीं, बचाव का सामान मानते हैं। जिसके बाद कहा जाने लगा था कि पुतिन पश्चिमी देशों की ओर इशारा कर रहे थे और उन्हें धमका रहे थे, लेकिन CIA चीफ ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और रूस का नाम लेकर भारत की तारीफ कर डाली। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में रहा है और 16 दिसंबर को पुतिन और PM मोदी के बीच फोन पर यही बात हुई थी। खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से कहा कि यह मामला बातचीत से ही सुलझेगा। यूक्रेन जंग पर भारत का स्टैंड शीशे की तरह साफ है। वो युद्ध नहीं, बातचीत से मामला सुलझाने के पक्ष में है। PM मोदी के इस रुख की कई बार तारीफ भी हो चुकी है। सितंबर में हुई SCO समिट में खुद पुतिन ने भारत के PM के रुख को सही माना था, क्योंकि PM ने उनसे कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और अब CIA चीफ PM मोदी के स्टैंड के मुरीद बन चुके हैं। यही नहीं, उनका मानना है कि रूस के परमाणु हमला न करने की एक बड़ी वजह भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस भारत की बात सुनता है। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने एक बार फिर ग्रीस को यह धमकी दे दी कि अगर वो भूमध्य सागर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। दोनों देश नेटो के सदस्य हैं और इनके बीच भूमध्य सागर में मौजूद कुछ टापुओं को लेकर विवाद है, जिन पर हक जताने के लिए हाल के दिनों में दोनों देश अपनी सेना की ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ते नहीं दिख रहे। और इसी के तहत पिछले दिनों तुर्की ने नेटो देशों के साथ भूमध्य सागर में एक बड़ी एयर ड्रिल की। तुर्की की सेना ने आरोप लगाया कि ग्रीस के लड़ाकू विमानों ने इस एयर ड्रिल में दखल देने की कोशिश की। खबर है कि इस पर तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तय्यिप एर्दोगान बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने वो अपनी धमकी दोहराने में देर नहीं लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुर्की रात में ग्रीस पर धावा बोल सकता है। साथ ही उन्होंने अपनी वायुसेना को भूमध्य सागर में ग्रीस की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई पर पलटवार करने की खुली छूट दे दी। इधर बिहार में जहरीली शराब से मचे कोहराम के बीच पुलिस ने पटना के पास दानापुर में खुले में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को दानापुर रेलवे स्टेशन के पास अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंची, लेकिन जैसे ही इस बारे में आरोपियों को पता चला वो वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस वाले कुछ ही कदमों के फासले पर थे, तभी एक शख्स तेजी से ड्रम उठाकर वहां से भाग निकला। जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंचती तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है। पुलिस ने खुले मैदान से बड़ी मात्रा में शराब बनाने वाला सामान जब्त किया। पुलिस वालों को जमीन में कई जगहों पर गड्ढे भी मिले जिनमें ये सामान छिपा कर रखा गया था। साथ ही कई ड्रम और डिब्बे भी वहां से बरामद किए गए। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में शमशेर खान नाम के आदमी पर एक मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और मंदिर में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि उसने पहले शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया, फिर अपशब्द भी कहे। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शमशेर खान को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने तनावपूर्ण हालात से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की। इस बीच खबर है कि काबुल में हुए आतंकी हमले से घबराकर चीन ने अफगानिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट लाने की अपनी योजनाओं को टाल दिया। 12 दिसंबर को आतंकियों ने शहर के उस होटल पर हमला कर दिया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरे हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 5 चीनी नागरिक घायल हो गए थे। और उस आतंकी हमले से डरकर अब चीन ने अफगानिस्तान में अपनी बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने पर रोक लगा दी। जबकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद चीन पाकिस्तान, रूस और ईरान की तरह तालिबान शासन के भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरा था और उसने वहां कई बड़े प्रोजेक्ट लाने का ऐलान भी किया था। यही नहीं, पिछले साल चीन ने अफगानिस्तान को $31 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 250 करोड़ रुपए की मदद दी थी। लेकिन काबुल में हुए हमले से चीन का अफगानिस्तान से ही भरोसा उठ गया है और उसने वहां अपने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के प्लान को टाल दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को चीन ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर फौरन अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी थी, क्योंकि चीन को ये लग रहा है कि वहां उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और आगे भी उन पर वहां हमले हो सकते हैं। इधर दिल्ली के पास गुरुग्राम से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को पकड़ा, जिन्हें 22 दिसंबर को जींद की अदालत में एक हत्या की वारदात को अंजाम देना था, मगर उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गों के पास 6 पिस्तौल और 20 से ज्यादा कारतूस मिले। पकड़े गए तीनों ही शूटरों पर कई मामले दर्ज हैं। उधर चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि सख्त ट्रेनिंग की वजह से चीन के सैनिकों की दिमागी हालत बेहद खराब हो गई है। कहा गया कि सैनिकों की इस हालत पर शी जिनपिंग सरकार भी टेंशन में है, क्योंकि इन्हीं सैनिकों के दम पर चीन एक तरफ जहां ताइवान पर हमले का प्लान बना रहा है तो दूसरी तरफ वो जापान समेत कई दूसरे देशों को ललकार भी रहा है। यानी उसकी योजना आने वाले दिनों में जंग लड़ने की है।
जिसके लिए वो लगातार अपने सैनिकों को तैयार करने में जुटा है। लेकिन चीन की यही तैयारी उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गई। खबर है कि सख्त ट्रेनिंग की वजह से चीन के सैनिकों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और कई सैनिक तो इतने तनाव में हैं कि वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। बताया गया कि सैनिकों के अलावा चीनी सेना के कई अधिकारी भी घबराहट और टेंशन में हैं। मतलब शी जिनपिंग जिस सेना पर भरोसा करके दूसरे देशों को धमकी दे रहे हैं, वो वक्त आने पर उन्हें कभी भी धोखा दे देगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि दिमागी हालत खराब होने से चीन के कई सैनिक मिलिट्री ड्रिल में भी हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से उन सैनिकों और अधिकारियों की काउंसलिंग करवाई जा रही है ताकि वो मानसिक तौर पर जल्द से जल्द ठीक हो सकें। इधर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री से होने वाली उनकी मुलाकात को रद्द कर दिया गया। और यही नहीं, दिल्ली में हिमाचल सदन को भी बंद कर दिया गया, जहां सीएम सुक्खू ठहरे थे। उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सुबह आई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 21 दिसंबर को होने वाली उनकी रैली को भी स्थगित कर दिया गया। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर चल रहे विवाद को सुलझाने का काम मौलवियों के एक दल को सौंप दिया गया। पाकिस्तान के 4 मौलवियों के एक दल को काबुल भेजने का फैसला लिया गया ताकि तालिबान के बड़े नेताओं को मनाया जा सके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हालात पिछले 1 महीने से बेकाबू हैं। पिछले 10 दिनों से वहां गोलीबारी और बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही गोलीबारी की चपेट में दोनों तरफ के कई रिहायशी इलाके भी आ गए। लगातार हो रही बमबारी में 10 लोगों की मौत की खबर आई। इसीलिए अफगानिस्तान की सेना के गुस्से ने पाकिस्तान को बुरी तरह परेशान कर दिया। पहले पाकिस्तान ने सेना के स्तर पर झगड़ा सुलझाने का प्लान बनाया। फ्लैग मीटिंग का वक्त भी तय हो गया, लेकिन मीटिंग से पहले ही प्लान बदल गया। पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान के कट्टरपंथी नेताओं को मनाए बिना परेशानी खत्म नहीं होगी, इसलिए मौलवियों का एक दल काबुल भेजने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि ये मौलवी ही अब पाकिस्तान की सरकार की पैरवी करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों और गार्डों के बीच विवाद होने से हंगामा खड़ा हो गया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक को गार्डों ने कैंपस में मौजूद बैंक में जाने से रोका और उसके बाद कई राउंड फायरिंग भी की, जिस पर यूनिवर्सिटी के छात्र भड़क गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी की कई खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। इस हंगामे के दौरान पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र जख्मी हो गए। हमने नोटिस के लिए आया था, लेकिन गार्ड ने यहाँ पर जिस तरीके से बदतमीजी की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की जानकारी मिलने पर एडिशनल कमिश्नर आकाश कुल्हरी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। उधर बिहार के बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही एक पुल का हिस्सा गिर गया। पुल गंडक नदी पर बनाया गया, जिसका एक हिस्सा नदी में गिर गया। बताया गया कि पुल का अभी उद्घाटन नहीं हुआ, मगर क्योंकि पुल बनकर तैयार हो गया तो लोगों ने उससे गुजरना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते ही पुल के 2 पिलर के बीच दरार भी पाई गई। क्रैक था, उसको फिर ढह गया है। बेगूसराय के जिला अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस बीच कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक बार फिर भगोड़े जाकिर नायक का भव्य स्वागत किया गया। आरोप है कि इससे पहले भी जाकिर नायक को इस्लाम का प्रचार करने और गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए कतर बुलाया गया था। हालांकि भारत के कड़े विरोध के बाद कतर ने यह सफाई दी थी कि उसे कोई न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन जिस तरह जाकिर नायक का एक बार फिर भव्य स्वागत किया गया, उससे कतर की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जाकिर नायक के सम्मान में वहां के लुसैल शहर की 2 इमारतों पर उसकी और उसके बेटे फारिक नायक की तस्वीर दिखाई दी। ये वो शहर है जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। इसके अलावा जाकिर नायक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो रूस के मार्शल आर्ट्स चैंपियन खबीब नूरमगोदोव के साथ दिखाई दे रहा है। गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले जाकिर नायक के साथ दिखने पर खबीब जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इस समय जाकिर नायक ने मलेशिया में शरण ले रखी है और उसके खिलाफ युवाओं को बरगलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में थूककर रोटियां सेकने वाले आदमी पर कार्रवाई की गई। थूककर रोटियां बनाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी रोटियां सेकने के दौरान उन पर थूकता नजर आया, लेकिन किसी ने इसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर सरगम कौशल के सिर मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज सजते ही 21 साल बाद इस खिताब की भारत वापसी हो गई। अमेरिका के लास वेगस में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 63 देशों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पछाड़ते हुए भारत की सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 के खिताब की विजेता बन गई। लास वेगस में हुई इस प्रतियोगिता का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज सरगम कौशल के सिर पर सजते वक्त वो काफी इमोशनल दिखी।
इस दौरान सरगम की आंखों से खुशी के आंसू भी छलक उठे। सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2021 ने ये ताज पहनाया। इससे पहले 2001 में भारत की अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था और अब 21 साल बाद सरगम कौशल ने इस खिताब की भारत में वापसी करवाई। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीचर थी और वो मिसेस इंडिया 2022 की विजेता भी रह चुकी हैं। सरगम कौशल की शादी 2018 में हुई थी। उनके पति भारत की नौसेना का हिस्सा हैं। इधर दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक बेकाबू कार ने 3 बच्चों को रौंद दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में वो कार एक बच्चे को घसीटते हुए फुटपाथ की तरफ ले जाती नजर आई। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो कार बच्चे को कुचलकर आगे बढ़ गई। ऐसा होते ही लोग उस बच्चे की मदद के लिए दौड़े और कार वाला भी कार से उतरकर वापस आया। आरोप है कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से फुटपाथ पर चल रहे 2 और बच्चों को भी इस कार ने टक्कर मारी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं जिस बच्चे को इस कार ने रौंदा, उसकी हालत नाजुक बताई गई। इस बीच अफगानिस्तान के परवान प्रांत में तेल टैंकर में हुए धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। ये धमाका परवान प्रांत के सलंग टनल में हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को परवान प्रांत के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सलंग टनल में रात के वक्त हुए इस धमाके के बाद कई घंटे तक हाईवे भी बंद रहा। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस के सैनिकों ने बेलारूस में मिलिट्री ड्रिल की। यूक्रेन जंग के पहले दिन से बेलारूस रूस के साथ खड़ा है, जिसका रूस को कई बार फायदा भी हुआ। और एक बार फिर रूस को बेलारूस से अपनी दोस्ती का फायदा मिला, क्योंकि ठंड के बीच रूस की सेना ने बेलारूस की जमीन पर ड्रिल की। उसके सैनिकों ने जो फायरिंग की, उसने बर्फ की ठंडी चादरों के बीच युद्ध की गर्मी ला दी, जिसके बाद गरजी रूस की तोपें, जिनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। जाहिर है रूस ने यह ड्रिल करके यूक्रेन को बता दिया कि वो फिर से पूरी तैयारी से आने वाला है। यूक्रेन वैसे ही डरा हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि अगले साल रूस के 2 लाख सैनिक उस पर हमला करेंगे और बेलारूस में हुई ड्रिल ने उसे और डरा दिया होगा। रही सही कसर पुतिन ने बेलारूस पहुंचकर पूरी कर दी और यूक्रेन के जले पर नमक छिड़क दिया। यही नहीं, पुतिन जब बेलारूस पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया और दुनिया को बता दिया कि रूस और बेलारूस की दोस्ती पक्की है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चल रही एक लोकल फुटबॉल लीग के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मैदान में घुसकर गोलकीपर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मेलबर्न से आए वीडियो में मैदान पर दर्शकों की भीड़ दिखाई दी। इसी दौरान उनमें एक ने मेलबर्न सिटी टीम के गोलकीपर पर लोहे के टब से हमला कर दिया। मेलबर्न सिटी टीम ने आरोप लगाया कि यह हंगामा जानबूझकर किया गया, जिसके लिए पहले तो किसी दर्शक ने मैदान की तरफ धुआं फैलाने वाला बम फेंका और फिर अचानक कई लोग मारपीट पर उतारू हो गए। बताया गया कि इस हमले में गोलकीपर टॉम ग्लोवर के चेहरे पर काफी चोट आई, जिन्हें अस्पताल ले जाकर टांके लगवाए गए। वहीं उन्हें बचाने के लिए आगे आए मैच रेफरी से भी भीड़ ने मारपीट की, जिसके बाद इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इधर लोकसभा में एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल पास हो गया, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में पेश किया। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने पर यह कानून की शक्ल लेगा, जिसके बाद समंदर में होने वाले अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी आसान होगी। असल में भारत के पास समुद्र में चोरी या डकैती पर कोई कानून नहीं है, यानी आईपीसी और सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। अब एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल के कानून बन जाने के बाद अगर भारत की समुद्री सीमा में कोई अपराध हुआ तो उसकी गंभीरता के हिसाब से सजा का प्रावधान भी होगा। उधर हैदराबाद पुलिस ने सिम स्वैपिंग तकनीक के जरिए होने वाले एक फ्रॉड से लोगों को आगाह किया। करीब 1 महीने पहले दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को कई बार मिस्ड कॉल देकर उनके अकाउंट से करीब 50 लाख रुपए निकाल लिए गए थे, जिसके बाद हैदराबाद के लोगों को अलर्ट किया गया, जिसके लिए हैदराबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया जिसमें दिल्ली की इस घटना का जिक्र किया। ठगों ने सिम स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करके ही उस शख्स के अकाउंट से 48,63,000 रुपए उड़ा लिए थे। 13 नवंबर को हुई इस घटना में ठगों ने 5 बार में बैंक खाते से पैसे निकाले थे। ऐसे में हैदराबाद पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए बताया कि एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके इन दिनों बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। ऐसी एक तकनीक है सिम स्वैपिंग, जिसमें किसी के मोबाइल को दूर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत आसानी से उसके बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। सिम स्वैपिंग का सीधा मतलब है सिम कार्ड को बदल देना, या यूं कहें कि उसी नंबर से दूसरा सिम कार्ड निकलवा लेना। सिम स्वैपिंग तकनीक में जो शख्स टारगेट पर होता है उसके मोबाइल नंबर से एक नए सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके बाद जो सिम कार्ड इस्तेमाल में होता है वो बंद हो जाता है और उस शख्स के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है और ठग ने उसी नंबर का जो दूसरा सिम कार्ड निकलवाया होता है वो काम करना शुरू कर देता है, जिसका फायदा उसे मिलता है।
ट्रांजैक्शन के लिए उसे सिर्फ ओटीपी की जरूरत होती है, जो उसे सिम स्वैप करके मिल जाता है। कई मामलों में ये ठग मिस्ड और ब्लैंक कॉल करके भी परेशान करते हैं, ताकि जिसे वो फोन कर रहे हैं वो अपना मोबाइल बंद कर दे और उन्हें अपने सिम कार्ड के शुरू होने तक का वक्त मिल जाए। इस बीच थाईलैंड की नौसेना का एक जंगी जहाज डूब गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ, जहाज में 100 से ज्यादा सैनिक सवार थे, लेकिन जहाज के पलटने की वजह से वो समंदर में डूब गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। थाईलैंड की नौसेना ने अपने जवानों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही वजह रही कि 75 सैनिकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 31 जवानों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड की खाड़ी में तूफान के दौरान जंगी जहाज में खराबी आई थी, जिसकी वजह से वो डूब गया। उधर कनाडा के टोरंटो में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। शूटर ने टोरंटो की एक इमारत में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक आदमी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने बंदूकधारी आदमी को मार गिराया। गोलीबारी करने वाला आदमी कौन था और उसका मकसद क्या था, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली। इधर भारत में हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने 3 दिनों में ही 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ये फिल्म शुक्रवार को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अगले 3 दिनों में ही 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इसने इतिहास रच दिया। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की 4 लाख से ज्यादा टिकटों की एडवांस बुकिंग की गई थी, जिनसे इसे करीब 30 करोड़ की कमाई रिलीज से पहले ही हो चुकी थी। उधर रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच जापान ने ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ने जो कहा उसका सिर्फ एक मतलब है, एक नई जंग, जो कि जापान और चीन के बीच हो सकती है। जापान ने चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया और कहा कि वो अगले 5 साल में अपना सैन्य खर्च दुगना करने जा रहा है। और इसी बात से दुनिया में खलबली मची है, क्योंकि जंग से दूर रहने की कसम खाने वाला जापान ही अगर अपनी सेना पर पानी की तरह पैसा बहाने का मन बना ले, तो यूरोप के बाद एशिया में खूनी जंग तय है। जापान ने कहा कि वो अगले 5 साल में अपना डिफेंस बजट अपनी जीडीपी का 2% करेगा, जिसका मतलब यह है कि 2027 तक जापान अपनी सेना पर 31,500 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये रकम इतनी ज्यादा है कि जापान अमेरिका और चीन के बाद सेना पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। जबकि पहले ही जापान की सेना की गिनती दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर सेनाओं में होती है, लेकिन जापान की जंग के खिलाफ नीति की वजह से उसके हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। वो कम रेंज के हैं, यानी वो हथियार जापान को हमलों से बचाने के लिए हैं, दुश्मन पर सीधे वार करने के लिए नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहने वाला। अपने नए सिक्योरिटी प्लान के तहत जापान अमेरिका से लंबी रेंज की ऐसी मिसाइलें खरीदेगा जो जापान के दुश्मन के लॉन्च पैड ही तबाह करके रख देंगी। जापान का जोर अपनी साइबर वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने पर भी रहने वाला है। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जापान का अपनी सेना को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की हार के बाद उसने जंग से तौबा कर ली थी। लेकिन चीन ने जापान को ऐसा उकसाया कि शांति की पैरवी करने वाले जापान ने हथियार उठाने का फैसला कर लिया, क्योंकि चीन जापान के पास अपनी वायुसेना और नौसेना को बढ़ाने में लगा है। इतना ही नहीं, वो जापान सागर में मौजूद जापान के सैनिक द्वीपों को अपना बताता है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि भले ही जापान ने चीन से खुद को सबसे बड़ा खतरा बताया हो, मगर उसके उत्तर में रूस और पश्चिम में उत्तर कोरिया जैसे उसके 2 और पड़ोसी परमाणु हथियारों के मालिक हैं, जबकि जापान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। ऊपर से जहाँ रूस अपने पूर्व में जापान के पास सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, वहीं उत्तर कोरिया ने तो मिसाइलें दाग दाग कर जापान की नाक में दम कर दिया है। वो बीते 3 महीनों में 50 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर चुका है, जिनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल तो अक्टूबर में जापान के बिल्कुल ऊपर से गुजरी थी। जापान के अपनी सेना को मजबूत करने के ऐलान के बाद भी उत्तर कोरिया नहीं माना। उसने एक बार फिर जापान तक पहुंच रखने वाली 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट फायर कर दी। इस बीच पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मारी ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। उन्होंने ये गीदड़ भभकी तब दी जब वो बिलावल भुट्टो के समर्थन में अपने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और इसी दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। बिलावल भुट्टो के समर्थन में बोलते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता और शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री शाजिया मारी ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। असल में शाजिया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर फजीहत हुई। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा प्रहार करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया था। इसी से बौखलाकर बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निजी हमले शुरू कर दिए थे।
जिनके बचाव में उतरी शाजिया मारी ने भारत को परमाणु जंग की गीदड़ भभकी दे दी। इधर आतंकियों की धमकी के बाद कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा की मांग तेज कर दी। सरकारी पदों पर तैनात कश्मीरी पंडितों ने सरकार से उन्हें घाटी से वापस बुलाने की मांग की और कहा कि वो कश्मीर में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें आतंकियों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। सरकारी पदों पर तैनात कश्मीरी पंडितों ने बताया कि उन्हें एक हफ्ते में 4 धमकी भरी चिट्ठियां मिली। अब तो सीधे नामों के साथ थ्रेट लेटर आ रहे हैं और उनके साथ साथ उसमें एड्रेस भी मेंशन्ड है। प्रदर्शन में शामिल कश्मीरी पंडितों की अपील है कि वो जम्मू में रहकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। टारगेट किलिंग के खिलाफ सरकारी पदों पर काम कर रहे कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन काफी लंबे वक्त से चल रहा है, जो आतंकियों की धमकी मिलने के बाद एक बार फिर तेज हो गया। इधर खबर है कि तुर्की ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उसे शक है कि इन लोगों का इस्तेमाल फिलिस्तीन को टारगेट करने में किया जा रहा था। ये गिरफ्तारियां ऐसे समय में हुई जब तुर्की और इजरायल अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में जुटे हैं और कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो दोनों के सुधरते रिश्ते को बिगाड़ सकती है, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संबंध रखने वाले 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर आई कि ये 44 लोग वहां की अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे और उन्हें फिलिस्तीन को टारगेट करने के शक में पकड़ लिया गया है। यानी तुर्की और इजरायल के बीच एक बार फिर फिलिस्तीन आ गया, क्योंकि यही वो मामला है जो दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने की सबसे बड़ी वजह थी। क्योंकि इजरायल का खुफिया संगठन मोसाद फिलिस्तीन के कट्टरपंथियों को चुन चुन कर मारता है और तुर्की मुस्लिम देश होने के नाते उन्हें बचाना चाहता है। इधर पंजाब के मोहाली में पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। जांच अधिकारियों ने उनसे काफी देर तक पूछताछ भी की और इस दौरान कंवर ग्रेवाल के घर पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात रही। इनकम टैक्स विभाग की टीम सुबह सुबह पंजाबी गायक के घर पहुंच गई और कड़ी सुरक्षा में उनसे कई सवाल पूछे गए। गीतों के जरिए बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कंवर ग्रेवाल किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मंच पर भी दिखे थे। इस बीच रूस और ईरान की दोस्ती अब अमेरिका को एक बड़ा खतरा लगने लगी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को डर है कि रूस और ईरान की दोस्ती का असर पश्चिम एशिया में भी पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब ये कि सऊदी अरब और इराक जैसे देशों के लिए रूस और ईरान की दोस्ती खतरनाक साबित होगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उनका मानना है कि रूस और ईरान की दोस्ती केवल ड्रोन की डील तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रोन की डील तो दोस्ती की महज शुरुआत है। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और इराक जैसे देश हमेशा से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं और अमेरिका का मानना है कि अगर रूस की दोस्ती के कारण ईरान के हाथ मजबूत हुए तो सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा होगा। अमेरिका का दावा यह है कि रूस की मदद से ईरान घातक हथियार बनाने का काम तेज कर रहा है। आशंका जताई गई कि रूस की मदद से ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की वजह कोहरे को बताया गया। घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। इनमें कुछ गाड़ियों के परखचे उड़ गए। उधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मकान के बाहर स्कूटर लगाकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा एक आदमी हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। यह हादसा स्कूटर पर उसके साथ बैठी बच्ची की वजह से हुआ और इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें वो शख्स स्कूटर से उछलकर जमीन पर गिरता दिखा। हादसे से ठीक पहले वो मोबाइल फोन पर बात करता नजर आया। इस दौरान स्कूटर पर उसके साथ बैठी बच्ची ने एक्सेलरेटर घुमा दिया, जिसकी वजह से स्कूटर तेजी से आगे बढ़ा और फोन पर बात कर रहा आदमी हवा में उछलकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोट आई। हादसे का पता चलते ही मकान से लोग बाहर निकले और उनकी मदद में जुट गए। गनीमत यह रही कि हादसे में बच्ची को कुछ नहीं हुआ और वो बाल बाल बच गई। इस बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले अगर भारत युद्ध रोकने के लिए रूस से कुछ कहता तो रूस हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो भारत की तारीफ की जाती है और भारतीयों का कद बढ़ रहा है। पहले अगर कहते तो रशिया को झाड़ के चुप कर देते, कोई घास नहीं डालता था, आज गुलाब है। RSS प्रमुख ने अपने संबोधन में G20 का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना मामूली बात नहीं है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबरों पर मचे घमासान के बीच ग्रीस ने अमेरिका को बड़ा ऑफर दे दिया, क्योंकि रूस खुली धमकी दे चुका है कि अगर यूक्रेन को अमेरिका से पेट्रियट सिस्टम मिला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और उसकी सेना इसे निशाना बनाने से नहीं चूकेगी। ऐसे में अमेरिका को इस परेशानी से निकालने के लिए नेटो में उसके सहयोगी ग्रीस ने मदद का हाथ बढ़ाया और उसने अमेरिका के सामने यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की पेशकश कर दी, जिसे ग्रीस ने सोवियत संघ के दौर में खरीदा था और इसे आज भी रूस के सबसे घातक हथियारों में एक माना जाता है।
इसका शक्तिशाली रडार दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों का आसानी से पता लगा लेता है। हालांकि यूक्रेन को S-300 देने के लिए ग्रीस ने अमेरिका के सामने शर्त भी रखी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीस में पेट्रियट सिस्टम तैनात करना होगा। खबर है कि अमेरिका ने तो ग्रीस के ऑफर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके उस ऑफर से रूस आग बबूला हो गया और उसने यूक्रेन को S-300 दिए जाने की पेशकश को ग्रीस सरकार की बड़ी भूल बता दिया। इस बीच यूके के नॉर्थम्पटनशायर में भारतीय मूल की एक नर्स की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को केरल की रहने वाली अंजू नाम की नर्स और उसके 2 बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारे जाने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे करीब 72 घंटों तक पूछताछ की गई। उधर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने महज 2 दिन में ही जीत लिया और उसने ऐसा 91 साल में पहली बार किया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। 17 दिसंबर को शुरू हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 152 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 218 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उसे 66 रन की बढ़त मिल गई, लेकिन दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 99 रनों पर ढेर हो गई, जिसके बाद 34 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर महज 7 ओवर और 5 गेंदों में मैच अपने नाम कर लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना के कई जहाज फिलीपींस की समुद्री सीमा को लांघ गए। चीन लंबे वक्त से साउथ चाइना सी को अपनी जागीर समझता है, इसी वजह से उसने कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया है, जिनमें फिलीपींस भी शामिल है। और चीन दूसरे देशों की तरह फिलीपींस के जहाजों को भी दक्षिण चीन सागर में देखते ही भड़क जाता है। यही नहीं, उसकी नौसेना के कई जहाज तो लगातार उस इलाके में गश्त भी लगाते हैं। आरोप है कि इसी दौरान चीन के कुछ जंगी जहाज फिलीपींस की समुद्री सीमा में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से फिलीपींस की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि ताइवान के साथ वो भी चीन के निशाने पर है। असल में फिलीपींस पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो अमेरिकी सेना की खुलकर मदद करेगा। फिलीपींस ने साफ किया था कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो वो अमेरिकी सेना को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे देगा। कहा जाता है कि इसी के बाद से वो चीन के टारगेट पर है। वहीं चीन की नजर साउथ चाइना सी में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर भी है, जिसके लिए वो फिलीपींस समेत किसी से भी भिड़ने को तैयार है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंकने की धमकी देने वाले आरोपी आफताब को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। बताया गया कि आरोपी दुर्गा पूजा के दौरान गरबे में पहचान छिपाकर लड़की से मिला था, लेकिन बाद में आफताब की सच्चाई सामने आने पर लड़की ने उससे किनारा कर लिया। परिवार का दावा है कि इसी के बाद उसने लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। बाद में पीड़ित के भाई ने बजरंग दल की मदद से आरोपी को पकड़ा। लड़की पर दबाव बनाते रहा कि मैं तेरे जो मेरे पास फोटो है फिर मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। पकड़े गए आरोपी आफताब का जुलूस निकालने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर गुजरात के सूरत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू पिकअप वैन कुछ लोगों को रौंदती हुई वहां मौजूद एक ढाबे में घुस गई और जैसे वो तेजी से ढाबे के अंदर घुसी, वहां हड़कंप मच गया। सामने आए वीडियो में वो पिकअप वैन सड़क से गुजरती दिखाई दी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे ढाबे के अंदर घुस गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद है कि बंधुकों को छोड़ने के बदले टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान सरकार के सामने अफगानिस्तान जाने के लिए सुरक्षित रास्ते और जल्द से जल्द एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करने की मांग की है। उधर चीन में कोरोना वायरस के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कब्रिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि वीडियो में कारों की लंबी लाइन दिखी। सड़क के एक और गाड़ियां लगाकर लोग इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दावा किया गया कि ये गाड़ियों की लंबी कतार बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर जुटी। हर कार में एक ऐसा व्यक्ति है जो वायरस के आगे दम तोड़ चुका है। लेकिन जिंदा लोगों को तो क्या, चीन में उन लोगों को भी सम्मान नहीं मिल रहा जिनकी जान जा चुकी है, क्योंकि एक तो मरने वालों की गिनती शमशान की क्षमता से ज्यादा है, ऊपर से शमशान के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चीन में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि वहां बीमार लोगों को दवाएं तक नहीं मिल रही। घबराए हुए लोग दवाओं का स्टॉक जमा करने में जुटे हैं। मतलब ये कि जिंदा लोगों को दवाएं नहीं मिल रही और मुर्दा लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही। लेकिन चीन की कोशिश अब भी यही है कि पूरी दुनिया से हालात छिपा कर रखे जाएं। करीब 2 हफ्ते से चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, जबकि इस वक्त चीन में कोरोना वायरस के सबसे बुरे हालात हैं। लेकिन चीन की सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 दिसंबर के बाद से चीन में कोरोना वायरस के कारण एक भी मौत नहीं हुई। चीन की सरकार की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए आंदोलनों के बाद नियमों में ढील दी गई थी, लेकिन ढील मिलते ही कोरोना विस्फोट ने पूरे चीन को झकझोर कर रख दिया।
क्रिसमस की वजह से वहां के बाजारों ने तगड़ी तैयारियां की हैं, लेकिन लोग अपनी जान बचाने में जुटे हैं। अनुमान तो ये जताया गया कि चीन में अगले 1 साल तक हालात ऐसे ही रहेंगे। अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने 2023 में कोरोना की वजह से चीन के 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का अंदेशा जताया। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 से अभी तक वहां कोरोना वायरस के कारण करीब 5000 लोगों की मौत हुई है। आबादी के मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है और कोरोना से मौत के मामले में अभी तक 89वें नंबर पर। लेकिन माना जा रहा है कि अब वायरस का विस्फोट चीन के काबू से बाहर हो चुका है। इस बीच फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में अपनी टीम की हार के बाद फ्रांस के प्रशंसकों ने आपा खो दिया। फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाफ अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 4 गोल दागे और फ्रांस के लगातार 2 बार विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसके प्रशंसक ऐसे भड़के कि पेरिस में बवाल मच गया। बेकाबू भीड़ ने न सिर्फ सड़कों पर हंगामा किया बल्कि कई जगहों पर आगजनी भी की। आरोप है कि फ्रांस के समर्थकों ने इस दौरान एक कार को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के एक्शन से भड़के प्रदर्शनकारियों ने जीत पर फोड़ने के लिए इकट्ठा किए गए पटाखों को पुलिस वालों पर ही छोड़ दिया। हार से बौखलाए फ्रांस के प्रशंसकों ने पेरिस के कई इलाकों में इतना बवाल मचाया कि उन्हें संभालने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कुछ जगहों पर उन्होंने न सिर्फ पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की बल्कि फ्रांस के झंडों को जलाने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज करते हुए पुलिस वालों ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर अर्जेंटीना में विश्व कप जीतते ही जश्न शुरू हो गया। मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के पास 2 गोल की बढ़त थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने लगातार गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट तक ला दिया, जिसके बाद मुकाबला कांटे का हो गया और जैसे ही पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने चौथा गोल मारा, राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोग खुशी से झूम उठे। अर्जेंटीना की टीम ने 36 साल बाद ये कप अपने नाम किया, जिसके बाद उसके कप्तान लियोनेल मेसी का ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में मेसी टेबल पर चढ़कर नाचते नजर आए। वहीं जीत के बाद जब मेसी की टीम पहली बार ओपन बस में निकली तो कतर में मौजूद अर्जेंटीना के प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ में विश्व कप की ट्रॉफी लिए अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े दिखे, जिन्होंने बैंड बाजे के साथ अपने खिलाड़ियों का स्वागत किया। कतर की पुलिस की सुरक्षा में निकले इस विक्ट्री मार्च के दौरान वहां की सड़कें अर्जेंटीना के झंडों और मेसी के पोस्टरों से ढकी नजर आईं। यूक्रेन को कुचलने के लिए रूस ने अब अपना वो हथियार मैदान में उतार दिया है जो पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्रों में एक माना जाता है। दावा है कि यह हथियार महज 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रूस के दुश्मन के चिथड़े उड़ा सकता है। यह हथियार पुतिन की एक परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइल है, और वो भी ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट के लिए पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आते किसी उल्का पिंड से कम नहीं। खबर है कि रूस ने अपनी ऐसी अवनगार्ड मिसाइल को स्टोर करने के लिए अरेनबुर्ग इलाके में एक साइलो में इंस्टॉल किया है। रूस का दावा है कि अवनगार्ड मिसाइल आवाज की रफ्तार से 27 गुना तेज है, यानी उसकी रफ्तार हुई 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, वो 12,000 किलोमीटर जितनी लंबी दूरी पर मौजूद अपने निशाने को चीर कर रख सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अवनगार्ड मिसाइल दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 10 गुना ताकतवर है, और तो और किसी एयर डिफेंस सिस्टम का उससे मुकाबला करने का भी सवाल नहीं। यही वजह है कि 2018 में पुतिन ने खुद अपने मुंह से कहा था कि उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अवनगार्ड से जीत पाना मुमकिन ही नहीं। उधर खबर है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर ईरानी ड्रोन से दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की तरफ से 30 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद कीव और उसके आसपास के इलाकों में कई धमाके भी सुनाई दिए और कुछ रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने रूसी हवाई हमले का जोरदार जवाब दिया और यूक्रेन की एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किए गए करीब 35 में 30 शाहिद 136 ड्रोन को हवा में मार गिराया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने अजोव सागर के पूर्वी किनारे से ये ड्रोन दागे, जो पिछले कुछ दिनों में कीव पर रूस का दूसरा बड़ा हवाई हमला है, क्योंकि शुक्रवार को भी रूसी सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मदद से कीव को दहलाने की कोशिश की थी और हवाई हमलों को दिसंबर की शुरुआत में अपने रिजाइन एयरबेस पर हुए धमाकों का बदला बताया था। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान पर टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कहर टूटना शुरू हो गया है। एक दिन पहले टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य छावनी पर हमला कर दिया था और बन्नू सैन्य छावनी में मौजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक यूनिट को अपने कब्जे में लेकर एक सूबेदार मेजर समेत 9 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया।
जिसमें उसके हथियारबंद लड़ाकों के बीच सिर पर पट्टी बांधा एक शख्स बैठा दिखाई दिया। टीटीपी के लड़ाकों ने उसके पाकिस्तानी सेना में सूबेदार मेजर होने का दावा किया। और ये हमारे कब्जे में है और इसके साथ 7-8 बंदे और भी फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। तहरीके तालिबान के लड़ाकों ने इस सैन्य छावनी की एक जेल में बंद अपने 20 से ज्यादा साथियों को छुड़ाने का भी दावा किया। खबर है कि सैन्य छावनी पर हमला करने से पहले टीटीपी के लड़ाकों ने उसके पास मौजूद एक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी लगाई आतंक की आग में झुलसने वाला है, क्योंकि नवंबर के आखिर में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया था और पूरे पाकिस्तान ईरान की सरकार ने ऐलान किया कि वो 2023 के मार्च महीने में 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिसके बाद पश्चिमी देश घबरा गए क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान उनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में करेगा, जिससे ईरान के परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ सकती है। ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं या फिर उसके पास कोई परमाणु हथियार है भी या नहीं, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान ने चोरी छिपे कई परमाणु हथियार बना लिए हैं और उसका नया स्पेस प्लान उसके परमाणु कार्यक्रम की ताकत बढ़ाएगा। ये डर इसलिए है क्योंकि ईरान 2023 के मार्च के अंत में कम से कम 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिनके नाम होंगे नाहिद 1 और नाहिद 2। ये सैटेलाइट ईरान की नाहिद नाम की टेलीकम्युनिकेशन सीरीज का हिस्सा है, जिन्हें ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर बना रहा है। पिछले कुछ महीनों में ईरान के स्पेस प्लान ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। उसने कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें खयाम नाम की सैटेलाइट भी शामिल है, जिसे लॉन्च करने में ईरान ने रूस की मदद ली थी। रूस के रॉकेट की मदद से ईरान की यह सैटेलाइट इसी साल अगस्त में लॉन्च की गई थी, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया था और उसने ईरान की खयाम को जासूसी सैटेलाइट बता दिया था, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के आरोप को गलत बताया था और कहा था कि उसकी ये सैटेलाइट बॉर्डर की निगरानी करेगी और प्राकृतिक संसाधन ढूंढने में मदद करेगी। लेकिन अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसने खयाम सैटेलाइट की लॉन्च को सही ठहराया था और ना ही वो नाहिद की लॉन्च के पक्ष में है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रॉकेट से उसी तरह लॉन्च किया जाता है जैसे सैटेलाइट को, क्योंकि ये मिसाइलें भी ऑर्बिट मैकेनिक्स पर काम करती हैं। या यूं कहें कि अमेरिका को डर है कि ईरान अपने रॉकेट से सैटेलाइट के बहाने बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग करेगा और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। इसी वजह से ईरान के ऐलान से पश्चिमी देश टेंशन में है। उधर गुजरात के सूरत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू पिकअप वैन कुछ लोगों को रौंदते हुए वहां मौजूद एक ढाबे में घुस गई। जैसे ही पिकअप वैन अंदर घुसी, एक आदमी तो उसकी टक्कर के बाद उछलकर दूर जा गिरा, जबकि दूसरे को पिकअप वैन ने रौंद दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इस हादसे में 3 लोगों को चोट आई। पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए RFID कार्ड जरूरी कर दिया गया, जिसे अगर कोई श्रद्धालु यात्रा खत्म होने पर जमा नहीं कराएगा तो उस पर श्राइन बोर्ड जुर्माना लगा देगा। और मंदिर प्रबंधन ऐसे श्रद्धालुओं को भी बीच यात्रा में रोक देगा जिनके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID कार्ड नहीं होगा। कार्ड की व्यवस्था मंदिर में ज्यादा भीड़ से बचने के लिए की गई, जिसे यात्रा खत्म होने पर वापस जमा कराना होता है। लेकिन कुछ श्रद्धालुओं ने कार्ड वापस नहीं किए, जिसकी वजह से इसे अनिवार्य कर दिया गया और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई। ब्रेकिंग न्यूज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से खबर है कि NIA ने वहां श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए बनाए गए स्पेशल कैंप से श्रीलंका के 9 नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर श्रीलंका के आतंकी संगठन LTTE को फिर से जिंदा करने की साजिश रचने का आरोप है। आरोप है कि इसके लिए ये लोग पाकिस्तान से ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी कर फंड जुटा रहे थे। NIA ने 2021 में तिरुचिरापल्ली के इस शरणार्थी कैंप में अवैध हथियारों की बरामदगी के बाद केस दर्ज किया था, जिसकी जांच के दौरान इस LTTE से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या पता चल रहा है? बिल्कुल किशोर, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला पाकिस्तान के हाजी सलीम नाम के ड्रग और आर्म्स सप्लायर से जुड़ा हुआ है, जो ISI की मदद से भारत और श्रीलंका में लिप्टे को फिर से रिवाइवल कराने की कोशिश कर रहा था और ये पूरा का पूरा पैसा उसी रिवाइवल के लिए खर्च किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं, इस मामले में NIA के ऑफिसर्स ने साल 2021 में 300 किलोग्राम हेरोइन, 5 AK-47 राइफल और 1000 लाइव रैम बरामद किए थे। आज जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सी गुना सेक्शन नाम का तमिल माफिया शामिल है, जो श्रीलंका में इसका अच्छा ड्रग माफिया पर व्यवहार बताया जाता है। जो अगला कदम क्या होगा? देखिए, इस मामले में जो आज 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तानी स्मगलर से उनके सीधे संबंध है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हालांकि 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इन 2 लोगों की गिरफ्तारी से इस बात का पर्दाफाश हो सकेगा कि पाकिस्तान की इस मामले में पूरी साजिश किस तरह की थी और लिट्टे को किस तरह से रिवाइवल कराया जाना था। किशोर, शुक्रिया ओपी आपका।
उधर फुटबॉल विश्व कप देखने के लिए कतर के दोहा पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के हमशक्ल को देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें किम जोंग उन की तरह दिखने वाला हावर्ड नाम का शख्स कतर में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर घूमता नजर आया। वो वहां क्रोएशिया और मोरक्को के बीच हुए मुकाबले को देखने के लिए पहुंचा था। इस दौरान जब उससे फुटबॉल विश्व कप 2030 का आयोजन उत्तर कोरिया में करवाने पर सवाल पूछा गया तो उसने बिल्कुल उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की तरह जवाब दिया। I'll make sure North Korea will be hosting the best World Cup ever. इस दौरान स्टेडियम के बाहर मौजूद लोग किम जोंग उन के हमशक्ल को देखकर पहले तो चौंक गए, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो एक एक कर उसके साथ सेल्फी लेते दिखे। इधर सचिन तेंदुलकर के लिए एक प्लेन में कुछ लोग सचिन सचिन के नारे लगाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्लेन के अंदर बैठे सचिन के समर्थक सचिन सचिन का नारा लगाते दिखे। इस वीडियो के ट्विटर पर वायरल होने के बाद सचिन ने इस पर प्रतिक्रिया दी और नारे लगाने वालों का शुक्रिया अदा किया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये पल उन्हें उस समय की याद दिलाता है जब वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते थे। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन में अपने देश के फिल्मी कलाकारों और गायकों की एक टीम तैनात करने वाले हैं। बताया गया कि ये टीम वहां रूस के सैनिकों के मनोरंजन के लिए भेजी जाएगी, ताकि 9 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रहे सैनिकों का हौसला न पस्त हो। ब्रिटेन के रक्षा विभाग के मुताबिक पुतिन इन कलाकारों के जरिए अपने सैनिकों में नया जोश भरने की कोशिश में है, जिसके लिए बाकायदा उन कलाकारों की भर्ती रूस की सेना में की गई और उन्हें रूस की क्रिएटिव ब्रिगेड का नाम दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि रूस के सैनिक इस तरह थक गए हैं कि वो वापस लौटने के लिए छटपटा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का यूक्रेन जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। यही वजह है कि पुतिन अपने सैनिकों का ध्यान कुछ वक्त के लिए इन सब से हटाकर उन्हें फिर से तरोताजा करने की जुगत में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन की क्रिएटिव ब्रिगेड उन जगहों पर भी तैनात की जाएगी जिन्हें रूस ने हमला कर अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन के मुताबिक इस ब्रिगेड में रूस के फिल्मी सितारों के साथ ही कुछ गायक और सर्कस के कलाकार भी होंगे। उधर जापान की एनीमे सीरीज पोकेमॉन से 25 साल बाद उसके मुख्य किरदार ऐश और पिकाचू की विदाई की खबर ने फैंस को निराश कर दिया। बताया गया कि सीरीज तो जारी रहेगी, लेकिन अब उसमें ऐश और पिकाचू नजर नहीं आएंगे। जबकि 1997 से पोकेमॉन शो की कहानी ऐश और उसके साथी पिकाचू के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, लेकिन अब सीरीज के निर्माताओं ने बताया कि अगले साल अप्रैल से नई एडवेंचर सीरीज शुरू होगी, जिसमें बिल्कुल नए किरदार देखने को मिलेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भारत सरकार की कोशिशों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी दर्ज की गई। साथ ही इस दौरान जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग करने वाले कई गिरोहों का भंडाफोड़ भी हुआ। जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवादियों के समर्थन का आरोप भी लगाया। उधर खबर है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दुश्मनी की आग को जलाए रखने के लिए ईरान ने पूरा प्लान बना लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि रूस को अपने शाहिद ड्रोन देने के बाद ईरान अब आर्मेनिया को भी अपना आत्मघाती ड्रोन दे सकता है। अगर यह हुआ तो आर्मेनिया और अजरबैजान की आग में घी डलना तय है, क्योंकि जब आर्मेनिया को ईरान से शाहिद जैसा ताकतवर ड्रोन मिल जाएगा तो वो बातचीत की टेबल पर क्यों आएगा। वो तो नगोर्नो कराबाख के इलाके को हथियाने के लिए अजरबैजान से दो हाथ करने कूद पड़ेगा। 2020 की लड़ाई के बाद से जंग में अजरबैजान का पलड़ा भारी है। 2 साल पुरानी उस जंग में तुर्की से मिले बायरख्ताश ड्रोन अजरबैजान की बड़ी ताकत साबित हुए थे। अब ईरान जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, लेकिन इस जंग में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान के साथ उसकी नहीं बनती। अपने पड़ोस में अजरबैजान जैसे देश की तुर्की जैसे मुस्लिम देश से करीबी ईरान को बिल्कुल रास नहीं आ रही। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की फिल्म में विलन बना बैठा है और आर्मेनिया को अपने ड्रोन बेचने की फिराक में है। इधर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 300 से ज्यादा ऐप और वेबसाइटों को बंद करके चीनी जालसाजों को तगड़ा झटका दिया। बताया गया कि इन ऐप और वेबसाइटों के जरिए लोगों को ऑनलाइन लोन दिया जाता था और मिनटों में लोन के लालच में लोग अपनी कई सारी जानकारियां उन ऐप और वेबसाइटों पर अपलोड कर देते थे। पुलिस ने जानकारी दी कि लोन देने वाले ये ऐप बाद में लोगों को ब्लैकमेल करने का काम भी करते थे। चाइना है जहां से ये सारी चीजें हो रही है। बताया गया कि कई लोग चीनी जालसाजों के शिकार में फंसे हुए थे, जिनकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि पाकिस्तान यूक्रेन के टैंकों की ताकत बढ़ाएगा। बताया गया कि इसके लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ, यानी अब पाकिस्तान जंग में खराब हो चुके यूक्रेन के टैंकों को दुरुस्त करेगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन के दशकों पुराने T-80 टैंकों में आई खराबी को दूर कर उनकी ताकत बढ़ाएगा। बताया जा रहा है कि इन टैंकों को रूस के आधुनिक टैंकों से मुकाबला करने लायक बनाया जाएगा।
असल में जंग में यूक्रेन की सेना टैंक और दूसरे हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग अलग देशों से हथियारों की मांग करते आए हैं। खबर है कि इसीलिए पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद का फैसला किया। हालांकि जंग की शुरुआत से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि वो किसी भी देश के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन अब जब खबर है कि वो यूक्रेन के टैंकों की ताकत बढ़ाएगा तो उसका सच सामने आ गया। इधर पहले मैच में हार के बाद बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में बदलाव किया। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में बदलाव करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद को शामिल कर लिया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 28 टी20 और 4 वनडे मैच खेले हैं। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच गुरुवार से ढाका में खेला जाएगा। इस बीच ईरान की फौज ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा एक बड़ा दावा किया। ईरान के मुताबिक मोसाद के जासूसों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे ईरान के हथियारों की जासूसी के लिए बनाया गया था, लेकिन मोसाद के जासूसों के उस नेटवर्क को ईरान की फौज ने नाकाम कर दिया। ईरान की फौज के मुताबिक कंपनियों का एक जाल बनाया गया था ताकि ईरान के हथियारों की जानकारी जुटाई जाए। इसके लिए मलेशिया और सिंगापुर में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गईं, जिनके अधिकारियों के तौर पर मोसाद के जासूसों को नियुक्त किया गया। फिर इन कंपनियों के जरिए ईरान की कुछ कंपनियों से संपर्क किया गया। खासतौर पर ईरान की वो कंपनियां चुनी गईं जो रक्षा से जुड़े उपकरण बनाती हैं। इन कंपनियों के अधिकारियों को ईरान से बाहर बुलाया गया ताकि उनसे ईरान के डिफेंस प्रोग्राम की जानकारी हासिल की जा सके, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के इस नेटवर्क का पता लगाकर इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन इजरायल ने इस तरह के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। ईरान के हथियारों ने पिछले करीब 3 महीने से दुनिया की महाशक्तियों को भी चौंका कर रख दिया है, जिनमें ईरान के शाहिद ड्रोन की भूमिका सबसे बड़ी है। रूस की फौज के हाथ में ईरान के ड्रोन पहुंचने के बाद से ही अमेरिका और इजरायल का नजरिया पूरी तरह बदल गया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के अफसर मान चुके हैं कि हथियारों के मामले में ईरान उनके अनुमान से कहीं आगे निकल चुका है। ईरान के केवल शाही ड्रोन ही लोगों को हैरान नहीं कर रहे, बल्कि फतेह मिसाइल भी 2 महीने से सुर्खियों में है। और खबर है कि रूस की फौज के पास ईरान की फतेह मिसाइल भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका और इजरायल को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों की एजेंसियां ईरान के डिफेंस प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां पाने की कोशिश में हैं। उधर ब्रिटेन में होने जा रही हड़ताल से घबराई ऋषि सुनक सरकार अब सेना की मदद लेने की तैयारी में है। ब्रिटेन में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हजारों कर्मचारी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें रेलवे, स्वास्थ्य विभाग और सीमा सुरक्षा समेत कई दूसरे विभागों के भी कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की तरफ से कई ट्रेड यूनियन वेतन बढ़ाने और काम के घंटे तय करने की मांग पर अड़ी है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन सरकार इन ट्रेड यूनियनों से बातचीत करने के बजाय अब हड़ताल का सामना करने की तैयारी में जुट गई है। बताया गया कि हड़ताली कर्मचारियों की जगह काम करने के लिए सेना के 1200 जवानों की तैनाती की जाएगी, ताकि हड़ताल के दौरान किसी भी विभाग में काम न फंसे। यानी ब्रिटेन सरकार अब उन कर्मचारियों के आगे झुकने के मूड में नहीं दिख रही। वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकार उनकी मांगें पूरी करने की हालत में नहीं है। उनकी दलील है कि लगातार बढ़ती महंगाई और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने उनके हाथ बांध रखे हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बहुत जल्द विधानसभा में एक विधेयक लाएगी। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया, जिसके बाद अन्ना हजारे कमेटी की सिफारिशों पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोकायुक्त की नियुक्ति का विधेयक लाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जानकारी भी दी कि राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल चोरी के शक में एक आदमी को कुछ लोगों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग आरोपी की पिटाई करते नजर आए। इस दौरान आरोपी उनसे लगातार उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई के बाद उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, मगर उन्होंने उसे फेंक दिया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस की नौसेना चीन के साथ मिलकर जंग की तैयारी करेगी। इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस के कई जंगी जहाज पूर्वी चीन सागर के लिए रवाना हो गए, जो बुधवार से चीन की नौसेना के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ये मिलिट्री ड्रिल 27 दिसंबर तक होगी, जिसका एक वीडियो रूस ने जारी किया। इस वीडियो में घातक मिसाइलों से लैस रूसी नौसेना के कई जंगी जहाज समंदर में गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस के युद्धपोत और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। वहीं चीन भी अपना दम दिखाने के लिए अपने कई जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल करेगा। रूस के मुताबिक जंग की इस तैयारी का मकसद दोनों देशों की नौसेना के बीच रिश्ते मजबूत करना है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन और रूस मिलकर ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान को डराने के लिए ही समंदर में अपने हथियारों की ताकत दिखाने जा रहे हैं।
इस बीच फीफा वर्ल्ड कप के प्रसारण के दौरान जियो सिनेमा ऐप और स्पोर्ट्स 18 चैनल ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप का डिजिटल प्रसारण जियो सिनेमा ऐप पर किया गया और ऐसा पहली बार हुआ जब डिजिटल व्यूअरशिप ने टेलीविजन को भी पीछे छोड़ दिया। इस बार फीफा वर्ल्ड कप को 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स 18 चैनल और जियो सिनेमा ऐप पर करीब 4000 करोड़ मिनट का वॉच टाइम रिकॉर्ड किया गया। यानी इतने मिनट इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान जियो सिनेमा ऐप iOS और एंड्रॉइड पर डाउनलोड होने वाले फ्री ऐप में नंबर 1 पर रहा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जियो सिनेमा ऐप पर देखा, जिसका मतलब है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद भारत डिजिटल व्यूअरशिप के बड़े मार्केट के तौर पर उभरा है। इधर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान इंटरनेट पर सर्च के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये जानकारी खुद गूगल की तरफ से दी गई और दावा किया कि इतने लोगों ने एक साथ किसी एक ही चीज को पहले कभी सर्च नहीं किया। 1998 में गूगल सर्च बनाया गया था। इंटरनेट पर होने वाली सर्च में 90% हिस्सा गूगल का ही होता है। फीफा वर्ल्ड कप को फाइनल के दौरान जितने लोगों ने सर्च किया उतना पहले कभी किसी भी विषय पर सर्च नहीं हुआ। इस बीच खबर है कि जेलेंस्की की पुतिन के मुंह पर मुक्का मारने की धमकी झूठी निकली। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया था कि जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में पुतिन को मुक्का मारने की बात कही थी। लेकिन जेलेंस्की ने फ्रांस के जिस मीडिया चैनल को यह इंटरव्यू दिया, उसने बेलारूस के इस आरोप को सिरे से नकार दिया। बेलारूस के सरकारी मीडिया चैनल ने दावा किया कि इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की से जब पुतिन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पुतिन के मुंह पर घूंसा मारने की इच्छा जताई थी। हालांकि इस आरोप को नकारते हुए फ्रांस के चैनल ने दावा किया कि जेलेंस्की का मतलब ये नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो जंग में लाखों लोगों की जान झोंकने के बजाय खुद पुतिन से इसका हिसाब करते। वहीं जब ये इंटरव्यू शुक्रवार को टीवी पर प्रसारित हुआ तब भी उसमें मुक्का मारने जैसी कोई बात दिखाई नहीं दी, जिसके बाद जेलेंस्की ने बेलारूस पर गलत बयानबाजी कर जंग को और ज्यादा भड़काने का आरोप लगाया। इधर मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही इन सभी जगहों पर प्रशासन को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाएगी और इसका सीधा असर ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ सकता है। उधर बेंगलुरु में आयोजित एक केक शो में 4000 किलो के केक का प्रदर्शन किया गया। इस केक शो में अलग अलग तरह के केक बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ा केक 4000 किलो का बनाकर रिकॉर्ड बना दिया गया। इस केक को अमेरिका के कैथीड्रल बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट के आकार में बनाया गया। जानकारी के मुताबिक इसे बनाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले बेंगलुरु के सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में इस केक का प्रदर्शन किया गया। इस बीच रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के 2 मंत्री बिलावल भुट्टो और मुसद्दिक मलिक आपस में भिड़ गए। पाकिस्तान इस वक्त बदहाली के दौर से गुजर रहा है और उसका 80% तेल खत्म हो चुका है। और अगर जल्द ही तेल आयात नहीं किया गया तो पाकिस्तान की तमाम बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश में है और इसी बात पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और वहां के पेट्रोलियम मंत्री मुसद्दिक मलिक आपस में भिड़ गए। असल में 5 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुसद्दिक मलिक ने यह ऐलान किया था कि रूस पाकिस्तान को कम कीमत पर कच्चा तेल देगा, जिसके बाद 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो ने इसे खारिज कर दिया और कह दिया कि रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इसके अगले दिन यानी 16 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोलियम मंत्री ने बिलावल भुट्टो के बयान को गलत ठहरा दिया। उन्होंने ये बात दोहराई कि रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। मतलब ये कि शहबाज सरकार के मंत्रियों के पास इस बात की खबर ही नहीं है कि पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल मिलेगा भी या नहीं। हालांकि रूस पहले ही पाकिस्तान को सस्ते दाम पर तेल देने से इनकार कर चुका है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हादसे के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई। राहत और बचाव की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टक्कर एक कंटेनर और बस के बीच हुई। इस टक्कर में कंटेनर चकनाचूर हो गया तो वहीं बस के परखचे उड़ गए। बताया गया कि बस शादी समारोह से लौट रही थी। उधर चीन के मीडिया का दावा है कि मिसाइल हमलों से अपने लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए ताइवान 36 मजबूत हैंगर बनाने की तैयारी में है। कहा गया कि ताइवान चीन से डरा हुआ है क्योंकि कभी भी उस पर हमला हो सकता है। और हाल ही में मिलिट्री ड्रिल में तेजी लाकर चीन ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए। चीन के मीडिया का दावा है कि ऐसे में ताइवान को अपने फाइटर जेट के तबाह होने का डर सताने लगा है, इसीलिए वो मिसाइल हमलों से बचने वाले हैंगर बनाने में जुटा है। कहा जा रहा है कि ताइवान अपनी वायुसेना के अड्डों पर इस तरह के 36 हैंगर बनवा रहा है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 4 साल का वक्त लग सकता है।
इसके साथ ही दावा किया गया कि चीन की बैलिस्टिक मिसाइल DF-12 के सामने ताइवान की ये तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। चीन के मुताबिक उसकी ये मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है और 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ढोने की इसकी क्षमता मजबूत से मजबूत टारगेट को भी भेज सकती है। ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस से जुड़ी खबर है कि राहुल गांधी की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ बैठक हो रही है। तीनों नेताओं के बीच ये बैठक अलवर के सर्किट हाउस में करीब 2 घंटे से जारी है। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या खबर? देखिए किशोर, ये बैठक काफी अहम है। ये इसलिए भी अहम है कि राजस्थान का संकट है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जैसी टकराव की स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कल अंतिम दिन है, परसों हरियाणा के लिए निकल जाएगी। इससे पहले आज दोनों को बैठाया गया और उसके साथ में राजस्थान कांग्रेस के और भी नेता हैं, भंवर जितेंद्र सिंह भी साथ में है और इनसे चर्चा की जा रही है क्योंकि अब राहुल गांधी चाहते थे कि ये जो झगड़ा है ये खत्म करके इसका कुछ हल निकाला जाए, टेम्परेरी तौर पर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार अभी थोड़ी देर बाद में मीटिंग ओवर होगी, तकरीबन 2 घंटा हो गया चलते हुए। उसके बाद में पूरा आउटकम आएगा कि आखिर राजस्थान के संकट को लेकर राहुल गांधी क्या रास्ता सुझा रहे हैं और उसका हल क्या होगा। जी शुक्रिया भवानी आपका। इस बीच ट्विटर के CEO के पद से हटने के बारे में राय पूछने वाले एलॉन मस्क को झटका लगा। एलॉन मस्क ने ट्विटर पर पोल करवाया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के हेड का पद छोड़ देना चाहिए। उसी पोल के जवाब में 57.5% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 42.5% लोगों ने ना में। मस्क ने सवाल के साथ यह भी वादा किया था कि वो पोल के नतीजे को मानेंगे। हालांकि पोल खत्म होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि वो ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा दे भी दें तब भी ट्विटर के मालिक तो रहेंगे ही। इधर दिल्ली में तिहाड़ की मंडोली जेल में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा, जिन्हें छापेमारी के दौरान जेल से 8 मोबाइल और 8 चाकू मिले और विजिलेंस टीम ने जेल से बरामद मोबाइल और चाकू अपने कब्जे में ले लिए। छापेमारी के दौरान मंडोली जेल में तैनात 5 पुलिसकर्मियों पर कैदियों की मदद करने का आरोप भी लगा। प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन अब इस बात का पता लगाने में जुटा है कि जेल में कैदियों ने कहां और किसे कॉल किया। इस बीच यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर 2024 में भी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच टक्कर के संकेत मिले। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया और दावा किया कि स्मृति ईरानी के सांसद बनने के बाद अमेठी में कई कारखाने बंद हो गए। लेकिन आरोप लगाते लगाते अजय राय ने स्मृति ईरानी पर विवादास्पद बयान दे दिया। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता को मर्यादा में रहने की सीख देनी शुरू कर दी। प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। हालांकि स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर राहुल को अमेठी से 2024 में चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। अमेठी सीट दशकों तक गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया था। उधर खबर है कि न्यूयॉर्क में अब दुकानों पर कुत्ते, बिल्ली और खरगोशों की बिक्री पर बैन होगा। ये फैसला 2024 से लागू होगा, जिसके तहत न्यूयॉर्क में कोई भी दुकानदार कुत्ते, बिल्ली और खरगोश नहीं बेच पाएगा। उन्हें बेचने के बजाय सरकार ने दुकानदारों को शेल्टर होम के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी। वहीं नए कानून के मुताबिक अब जानवरों को बेचने वाला कोई भी दुकानदार साल में 9 से ज्यादा जानवर नहीं बेच पाएगा। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सेना के जवानों की पिटाई वाले आरोप का जवाब लोकसभा में दिया। उन्होंने जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई। They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. उसकी हद उसको बताऊंगा जरूर, उसकी हद उसको बताऊंगा जरूर, बाण शब्दों के चलाऊंगा जरूर। 100 बात की एक बात कही अभिनव ने, इस शहर में रोशनी कुछ तंग है, इसलिए खुद को जलाऊंगा जरूर। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।